अब हम अगले विथ वर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, इन अ विथ वर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर 3.2। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स सेंटर मतलब दिस, द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स सेंटर इज 50 mm एंड द लेंथ ऑफ ड्राइविंग क्रैंक, लेंथ ऑफ ड्राइविंग क्रैंक का मतलब एसी की बात कर रहा है। एसी का लेंथ कितना है 75 mm और ये हमारा क्या है 50 mm। द लेंथ ऑफ द स्लॉटेड बार, लेंथ ऑफ द स्लॉटेड बार क्या इज़ 150 mm, पीए की बात कर रहा है 150 mm। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज़ 135 mm। लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड क्या हो गया, यानी कि ए लेंथ एंड द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज़ 135 mm, यानी कि पी आर की वैल्यू 135 mm। Find the ratio of time of cutting stroke to the time of return stroke and also the effective stroke। मैंने एक चीज़ इसमें बताया था सबको, ठीक है, सबको बताया था। जब हम इसका एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये स्मॉलर सर्कल, ये बिगर सर्कल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है कि इसकी क्या लेंथ है। ठीक, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे अपने आएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ से क्या है, जब ये यहाँ पे होगा, ये तो यहाँ होगा, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द ड्राइविंग क्रोम फॉर्म द ज्योमेट्री कॉस बीटा बाई 2। मैंने शुरू पहले ही बताया था कॉस बीटा बाई 2 क्या है, कटिंग स्ट्रोक, कॉस बीटा रिटर्न स्ट्रोक है, कॉस बीटा बाई 2 क्या हो गया, सी डी लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इक्वल टू सी डी अपॉन क्रैंक अपॉन सी ए बराबर 50/75 इक्वल टू 2/3। तब कॉस बीटा, यहाँ जो कि बीटा रिटर्न स्ट्रोक है, अपॉन 2/3 इज इक्वल टू 0.667। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आती है, बीटा बाई 2 की वैल्यू 48.2 डिग्री। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 96.4 डिग्री। जब हमें बीटा निकल गया, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, क्विक रिटर्न रेशियो, तो क्या हो जाएगा 360 क्विक रिटर्न रेशियो। ये क्या हमारा रिटर्न है, टाइम ऑफ कटिंग माइनस बीटा अपॉन बीटा, वैल्यू पुट करो, क्विक रिटर्न रेशियो इज इक्वल टू 360 माइनस कितना है 96.4 अपॉन 96.4। ये हमारे किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा हमारा 2.735। ये हमारा आ जाएगा क्विक रिटर्न रेशियो विथ वर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, ये जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी विथ वर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म में, तभी मैंने बताया था कि इसमें जो कॉस अल्फ़ा बाई 2 होता है या बीटा बाई 2, ये मतलब रिटर्न स्ट्रोक की बात कर रहा हूँ, रिटर्न स्ट्रोक जो होता है इज इक्वल टू क्रैंक अपॉन कनेक्टिंग रॉड होता है। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, कि तुम्हें जो कुछ नहीं सोचना है, बस क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड के बारे में सोचना है और डायरेक्ट हमें इससे अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकल जाएगी। और जहाँ हमें अल्फ़ा बाई 2 की निकल जाएगी, हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद हम बड़े आसानी से क्विक रिटर्न रेशियो निकाल सकते हैं, बड़े आराम से हम क्विक रिटर्न रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट निकालना है।
अब हमें इस क्वेश्चन का अगला पार्ट निकालना है क्या? अब हमें इस क्वेश्चन का अगला पार्ट निकालना है। हमें क्या पूछा था? इफ़ेक्टिव स्ट्रोक। इफ़ेक्टिव स्ट्रोक क्या होता है? इन ऑर्डर टू फाइंड, मैंने ये बताया था कि इफ़ेक्टिव स्ट्रोक क्या होगा। डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल होगा वही तुम्हारा इफ़ेक्टिव स्ट्रोक होगा। ठीक है। ड्रा द स्पेस डायग्राम ऑफ द मैकेनिज्म टू सुटेबल स्केल। तो P1 R2 इक्वल टू P2 R2 इक्वल टू PR is equal to PR. Therefore by measurement R1 R2 की वैल्यू 87.5 mm आती है। ठीक, या ये कह लो डायमीटर ऑफ जो स्ट्रोक होता है इस केस में डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल डायग्राम। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने विथवर्ड क्विक मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड रिवर मैकेनिज्म की हमने वो निकाल लिए थे, कैसे सॉल्व करना है उसे ये देख लिया। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो वेलोसिटी एनालिसिस का। वेलोसिटी एनालिसिस में इंस्टेंटेनियस सेंटर हम कैसे निकालते हैं किसी भी मैकेनिज़्म का, हमें अभी वो देखना है। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, एक सिंपल मैकेनिज़्म के देखेंगे, फिर आगे हम फर्दर एक बड़े मैकेनिज़्म के बारे में सोचेंगे। ठीक, अब जैसे कोई भी मैकेनिज़्म हो, ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे ये मैकेनिज़्म है, मैं यही मैकेनिज़्म लेके चल रहा हूँ। लिंक 1 पहले नंबर ही लेना है, नंबर ऑफ लिंक। एल की वैल्यू कितनी है? 4। तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर्स कितनी आ जाएंगे? LC2 मतलब 4C2 मतलब 4 × 3/2 कैंसिल आउट होगा 6। मतलब नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने हो जाएंगे? 6। ठीक, हमें इसी को देखना है 6। अब वो 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन कौन से होंगे? तो मैंने बताया था कि हमें इसमें क्या करना है। 4 लिंक है, 1 2 उससे 1 कम, 2 3 4 लिख देना। ये सारे इंस्टेंटेनियस सेंटर डिनोट करते हैं। फिर पहले को छोड़ के अगले वाले को 2 2 3 4, फिर आखिरी में 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर हो गए। ठीक है, तब एक चीज़ यहाँ देखोगे, 6 मतलब टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इस मैकेनिज़्म में कितने होंगे? 6। ये सेकंड स्टेप है। ठीक, अब हमें तीसरा स्टेप ये करना है कि हमें मैकेनिज़्म में देखना होगा कि कौन कौन से इंस्टेंटेनियस सेंटर हमें डायरेक्टली मिल रहे हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे हमें I14 मिल रहा है। ठीक, इस पॉइंट पे हमें I12 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट पे हमें I23 मिल रहा है। ठीक, और इस पॉइंट पे हमें I34 मिल रहा है। मतलब 6 में से 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर तो हमें मिल गए, लेकिन 2 I13 और I24 हमें अभी भी नहीं मिला है। हमें उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी, तब हम आगे फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है? ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्कल के अंदर एक जितने हमारे नंबर ऑफ लिंक्स हैं वैसा उतने ही साइड्स का एक रेक्टेंगल या पेंटागन। जैसे अगर 4 लिंक है, चार लिंक है तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अगर 5 है तो पेंटागन ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 6 है तो एक हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। इस केस में हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, 4 लिंक है, तो वो क्या, उससे हम क्या बनेगा, एक 4 साइड से क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है।
ठीक है, तो हम उस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल फॉर्म बनाएंगे। और हर एक कॉर्नर को एक नंबर, जैसे उसमें नंबर दिया था 1 2 3 4 लिंक को डिनोट करेंगे। ठीक, अब ये बताओ कौन कौन से दो आई सेंटर हमें नहीं मिले थे, एक I13 और एक I24। ठीक है, I13 और I24। तब ये बताओ I13 को इसमें ज्वाइन करो। सबसे पहले 13 के बारे में देखते हैं। 13 को ज्वाइन करो। अब ये बताओ 13 तक जाने का एक दो रास्ते हैं ना, एक यहाँ से ऐसे आके ऐसे जाएं, या यहाँ से आके ऐसे जाएं। ठीक है, तो I13 जाने के लिए हमें दो रास्ते हैं, एक तो I12 से I23 जाएं, या I14 से I34 या 43, दोनों एक ही होते हैं, इस पे जाएं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ये लाइन, ठीक है, मतलब ये हमने इस पर लिखा है कि जो भी लाइन इन दोनों सेंटर से होके गुजरेगी और जो लाइन इन दोनों सेंटर से होके गुजरेगी, ठीक है, तो एक लाइन होगी। ठीक है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा I13 होगा। अब जैसे सबसे पहले I13 हमें देखो यहाँ पे है ना, I12 कहाँ है इस क्वेश्चन में, I12 ये रहा, I23 क्या है, I23। अब देखो ये लाइन यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर रही है, ठीक, ऐसे एक्सटेंड कर रही है। ठीक उसी तरह I14 और I34 ये लाइन यहाँ एक्सटेंड कर रही है। अब जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा I13 हो जाएगा, इस पॉइंट का सेंटर। ठीक है, तो ये I12 I23 I14 I34 ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा I13 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट के अबाउट हमारा लिंक 1 और लिंक 3 हमारा प्योर रोटेशन को फॉलो कर रहा है, इसका कहने का मतलब है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला I24 निकालेंगे। तब देखोगे I2 से 4 जाने के भी दो रास्ते हैं, एक 12 और एक 14। 12 और 14 देखो यहाँ पे 12 और 14 स्ट्रेट लाइन को एक आगे को एक्सटेंड कर दो। और 2 3 से 3 4, 2 3 कहाँ है, 2 3 ये रहा और 3 4, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ जाके, यहाँ कहीं जाके मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा I24। मतलब इस आई सेंटर के अबाउट हमारा लिंक 2 और लिंक 4 प्योर रोटेशन, I3 के अबाउट लिंक 2 एंड लिंक 4 फॉलो प्योर रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों लिंक के अबाउट। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है किसी भी मैकेनिज़्म में। अगर किसी भी मैकेनिज़्म में जब हमें इंस्टेंटेनियस है, जैसे कुछ इंस्टेंटेनियस सेंटर तो हमें सीधे मैकेनिज़्म से ही मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ खास तौर से वही जो फिक्स्ड होते हैं, जो फिक्स्ड या परमानेंट मैकेनिज़्म होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स्ड है। जो जिनको हमें फाइंड आउट करना होता है, उन्हें हम कैसे निकालते हैं, वो इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर किसी भी मैकेनिज़्म के लिए निकालते हैं। आगे फर्दर, अभी तो ये सिंपल मैकेनिज़्म था, आगे फर्दर हम इससे अच्छे मैकेनिज़्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, बड़े मैकेनिज़्म के बारे में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म के बारे में चेक करेंगे। ठीक है, मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को